हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी सेल्स फॉर सीपीक्यू का. नाउ वी नो दैट द मीनिंग ऑफ द सीपीक्यू, benefits of the CPQ and the features of the CPQ. Correct. Now the next step is the sales for CPQ installations. But CPQ installation करने के लिए we need to enable the below क्या? Okay. These points are there which actually required to enable it before using this sales for CPQ. Correct. CPQ का मैंने आपको बताया था एक मैनेज पैकेज होता है. ठीक है. मैनेज पैकेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और बेसिकली इट कंटेन्स फ्यू. ये बाकी हो गया. ये हिला ना. अच्छा हाँ. इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स, VF फाइल्स, कोई फंक्शनैलिटीज जो भी बैकएंड पे कंपोनेंट्स डले हुए जो भी रिक्वायर्ड है इस पैकेज के लिए, अलोंग विद थर्ड पार्टी इनेबलमेंट्स. करेक्ट. ये सारे के सारे एक पैकेज के अंदर इंक्लूड है. जस्ट यू नीड टू इंस्टॉल दिस सेल्सफोर्स सीपीक्यू मैनेज पैकेज. अब सेल्सफोर्स सीपीक्यू को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये चारों चीजें इनेबल करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इनेबल्स ईमेल डिलीवरेबिलिटी ऑफ ऑल यूजर्स. ये पता ही आपको कहाँ से करते हैं ईमेल डिलीवरेबिलिटी. फिर भी मैं आपको बस दिखा देता हूँ. एक मिनट मैं यहीं पे दिखा देता हूँ ना. यहाँ पे ये देखो. ये रहा ईमेल डिलीवरेबिलिटी सेटिंग्स. ठीक है. इसमें डिलीवरेबिलिटी इसलिए तो कंफ्यूज हो गया ना. हटा देता हूँ. डिलीवरेबिलिटी रख देता हूँ सिर्फ. सबसे पहला हाँ ये रहा ईमेल डिलीवरेबिलिटी. बेसिकली जब भी आप कुछ भी डिप्लॉयमेंट भी करते हो ना. सर रिकॉर्ड तो कर रहे हो. हाँ रिकॉर्डिंग. जब भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो डिप्लॉयमेंट करने से पहले आपको प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप्स में हमेशा यूज़ किया जाता है इस चीज़ को. ईमेल डिलीवरेबिलिटी को ऑफ करना पड़ता है. क्योंकि अगर आप कोई ट्रिगर्स वगैरह या कुछ भी आप रिकॉर्ड्स वगैरह माइग्रेट भी कर रहे हो तो आपके बैकएंड पे कुछ फंक्शनैलिटीज चल रही होती है. और अगर आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे हो तो डिप्लॉय करते समय आपकी कुछ ईमेल अगर डिलीवरेबिलिटी ऑप्शन ऑन रहती है तो आपकी मेल्स चलनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि दिस इज प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप्स. ईमेल डिलीवरेबिलिटी को ऑफ कर दो. और पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स क्या होता है, ईमेल डिलीवरेबिलिटी को ऑन कर दो. यहाँ पे क्योंकि हमने सीपीक्यू को यूज़ करना है और सीपीक्यू ऑटोमेटिकली कुछ ईमेल्स भी सेट करता है तो हमें ईमेल डिलीवरेबिलिटी ऑन होनी चाहिए जिसको हम यहाँ से ऑन करते हैं. क्लियर है यहाँ तक पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था इसको पहले ऑन करना. एक मिनट ये ना एक्सेस लेवल वाले को सर. सेकंड पॉइंट है इनेबल चैटर. चैटर का भी आपको पता है चैटर क्यों यूज हो रहा है. करेक्ट. इसका मैं डिटेल नहीं दूंगा. आपको बस इनेबल करना होता है सेटअप चैटर सेटिंग्स. इनेबल का ऑप्शन कहाँ पे है. ये सेव करने से हो जाएगा. हाँ हाँ एक्सेस लेवल और यहाँ पे एक्टिव. यही ना. यहाँ पे होता है एक्सेस लेवल क्या देना है. ऑल ईमेल आ रहा है. हाँ सिस्टम ईमेल्स ओनली ऑल ईमेल्स नो एक्सेस देना पड़ता है. एक्सेस करना पड़ता है. हाँ कि कोई भी एक्सेस नहीं है ईमेल डिलीवरी का. ये क्यों हो रहा है बार-बार. पता नहीं इसमें इशू आ रहा है. चलो कोई बात नहीं. एक बार निकाल के लगाओ. नहीं वो निकाल के कर चुका हूँ. इसे ऐसे ही रहने दो. चैटर सेटिंग हमें पता है. इनेबल सेटअप में जाके हम चैटर सेटिंग्स में जाके हम इनेबल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इज द इनेबल ऑर्डर्स. ऑर्डर्स का क्या है, आपको ऑर्डर सेटिंग्स में जाके इनेबल ऑर्डर करना पड़ता है. ऑर्डर मैंने कल आपको प्रोसेस में बताया था कि कोड्स के बेसिस पे हम ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं. देन हमको कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं. तो ऑर्डर्स को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर सेटिंग्स में जाना पड़ता है और ऑर्डर सेटिंग्स में जाके इनेबल ऑर्डर कर सकते हैं. लेट मी शो यू दैट पार्ट. कौन सा पॉइंट था. ऑर्डर. ऑर्डर.
करेक्ट। ऑर्डर सेटिंग्स, ये आ गया ऑर्डर सेटिंग। यहाँ पे जाके इनेबल ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? सीआरएम कंटेंट, करेक्ट, यही सब कुछ है। सीआरएम कंटेंट, सीआरएम कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे? वही तो सब है। इंस्टॉल होने के सेल्सफोर्स बाद सीआरएम कंटेंट पे जाके इनेबल सेल्सफोर्स सीआरएम कंटेंट। एक बार निकाल के दोबारा डाल देता हूँ, ये बार बार बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों जब हमने पॉइंट्स इनेबल कर लिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू इंस्टॉल दिस सेल्सफोर्स सीआरएम पैकेज। सर अगर इंस्टॉल करने के बाद ही इनेबल कर दें तब कोई प्रॉब्लम है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रीरिक्विजिट्स हमें ये माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर्स वगैरह इनेबल होने चाहिए। कई बार कोई पैकेज में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में कहीं इशू ना आ जाए, तो इसलिए ये प्रीरिक्विजिट्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, अगर आपका हाँ पहले इनेबल करके रख दो, अगर बाई चांस आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आए तो आपको फिर दोबारा अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, अपग्रेड के ऑप्शन होते हैं, अपग्रेड कर सकते हो, बट पहले ही प्रीरिक्विजिट्स में जाके ये इनेबल कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर इनेबल नहीं हो रखा फिर प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज द सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉम योर इंस्टॉलेशन लिंक कंटिन्यू सीपीक्यू लिंक, ये है install.steelbrick.com। मैंने तुम्हें बताया था जब भी जॉब प्रोफाइल्स भी तुम्हें आती है तो कई बार लिखा होता है सीपीक्यू ब्रैकेट में स्टील ब्रिक। स्टील ब्रिक कुछ नहीं, स्टील ब्रिक इन्होंने एक सीपीक्यू का पैकेज बना के हमें दिया है, वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी जब भी हम ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं वी कैन फाइंड दैट आपका अंडरस्कोर सी करके कस्टम ऑब्जेक्ट्स और कस्टम कंपोनेंट्स ही बेसिकली वी कैन फाइंड दैट, करेक्ट। तो ये हमारा लिंक है जिससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो चूज द सिक्योरिटी लेवल टू ग्रांट यूजर्स अपॉन इंस्टॉलेशन देन क्लिक इंस्टॉल। किसको भी वो तो हमें पता ही है कि हमने एडमिन को करना है, ऑल यूजर्स के लिए करना है, या जिसके लिए भी करना है। और अगर आप तुम अपने ऑर्ग में, अब तो ऑर्ग पे भी मैनेज पैकेज सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, करेक्ट। अपना कोई भी आपका जनरल ऑर्ग है जिसको आप सेल्सफोर्स में यूज करते हो, इंस्टॉल डॉट, मैं इसको ओपन करता हूँ, इंस्टॉल डॉट स्टील ब्रिक। यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, सर आप वही स्क्रीन शेयर कर सकते फुल किया हुआ है स्क्रीन शेयर। हैं। हाँ हाँ, विंडोज विंडोज ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, इंस्टॉल डॉट steelbricks.com, यहाँ पे आ गया, ये सेल्सफोर्स कोड टू कैश। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वी कैन फाउंड आउट दैट वी हैव द पैकेज इंस्टॉलेशन लिंक्स। आपका स्प्रिंग 26, दिस इज अ प्री रिलीज, वी कैन सी दैट व्हाट आर द फर्दर डिटेल्स व्हिच इज कमिंग ऑन द स्प्रिंग 26। लेटेस्ट जो आपका है विंटर 26 में प्रोडक्शन पे, आप प्रोडक्शन पे जाओगे, प्रोडक्शन पे क्लिक करोगे, अगर प्रोडक्शन पे करना है सैंडबॉक्स पे करना है तो आप सैंडबॉक्स सेट करोगे। इट विल आस्क यू द लॉगिन एंड पासवर्ड्स, आप लॉगिन एंड पासवर्ड दोगे, मेरा इसमें ऑलरेडी है, तो जैसे आप लॉगिन और पासवर्ड दोगे तो उसी ऑर्ग में हो जाएगा। करेक्ट, उस ऑर्ग में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बट बिफोर दैट इट विल आस्क यू द फ्यू ऑथराइजेशंस, और साथ में आपको ये पूछेगा थर्ड पार्टी से आपने इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन यू नो दैट इंस्टॉल फॉर एडमिन्स ओनली, ऑल यूजर्स और स्पेसिफिक प्रोफाइल्स। देखो अभी इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स के लिए करो, आई एक्नॉलेज और अपग्रेड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे अपग्रेड कर देता हूँ। अपग्रेड बेसिकली ये अगर मेरा इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ अपग्रेड नहीं, इंस्टॉल के ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल करते ही इट विल आस्क मी दैट थर्ड पार्टी के लिए, यहाँ पे मेरे को नहीं इसने पूछा, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ जैसे यहाँ पे अप्रूव थर्ड पार्टी एक्सेस, इसके एक्चुअल में स्टील ब्रिक की बहुत सारी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं, उसको हमें अप्रूव करना पड़ता है। और इसको अप्रूव करो क्योंकि इनके बैकएंड पे क्या होता है, हेरोकू के साथ या बाकी एप्लीकेशंस के साथ कुछ जेएस की फाइल्स हैं, जो आपका जो कोड के कैलकुलेशंस होती है वो जेएस फाइल्स को रीड करती है हेरोकू से, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्सेस करती है और आपको कैलकुलेट करके देती है, करेक्ट।
इसलिए आपको थर्ड पार्टी एक्सेस देना पड़ता है। इसमें अगर नाम बताएगा कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग nssjailbreak.com, login.salesforce.com, proposals, इन डिफरेंट हर एक फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग इन्होंने एक यूआरएल्स दे रखे हैं, जिसके साथ साथ आप उसको एक तरह का अप्रूवल दे रहे हो कि हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलाउ कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही अपग्रेड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, बेसिकली व्यू कंपोनेंट, यू कैन सी दैट व्हाट आर द फर्दर कंपोनेंट्स आर देयर। आप व्यू कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, आप फर्दर कंपोनेंट्स आप चेक कर सकते हो। मैं एक और ओपन कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी लॉगिन है मेरा, ऑलरेडी सेल्सफोर्स एपीक्यू अवेलेबल है। ठीक है, if you are installing Salesforce APQ for the first time, a prompt appears asking you to approve access to third party websites. Select the checkbox and then click continue। जो मेरी बारी नहीं आया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, आफ्टर इंस्टॉलेशन इफ यू इंस्टॉल Salesforce APQ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑथराइज द Salesforce APQ कैलकुलेटर। वो कहाँ से, इंस्टॉल पैकेजेस में जाएंगे, इंस्टॉल पैकेजेस, जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा वहाँ पे जाके हमारे पास एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है। आई विल शो यू, जो मेरे ऑर्ग में ऑलरेडी है कॉन्फ़िगर आएगा, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टैब्स होंगे। उन टैब्स पे आप उस सीपीयू की सेटिंग्स पहले ही इनेबल कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल्ड पैकेजेस, यहाँ मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले ब्राउजर पे चला जाता हूँ, दूसरे और पे। हाँ, मैं दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल्ड पैकेजेस पे गया, ये रहा कॉन्फ़िगर। ठीक है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा तो सेल्सफोर्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स होती है मैं यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप डॉक्यूमेंट को किस फोल्डर पे सेव करना चाहते हो बाय डिफॉल्ट, उस चीज़ के लिए हो गया। डॉक्यूमेंट का नाम, अटैचमेंट टारगेट्स कौन सा होगा, डिफरेंट आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे, जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आप इसे सेट कर सकते हो। ग्रुप्स के लिए बेसिकली लाइन एडिटर वो हो गया जो आपका कोड लाइन एडिटर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपकी यहाँ पे इनेबल होगी। इसमें उससे रिलेटेड सेटिंग्स आ गई, जैसे लाइन सब टोटल्स, टोटल फील्ड, ये डिफ़ॉल्ट हमें दे रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उसका टोटल सब टोटल करे वो कौन से किसी और फील्ड के बेस पे करे, तो मैं उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही डिफरेंट इनेबल मल्टी लाइन डिलीट, अगर मेरे को मल्टी लाइन डिलीट करनी है। कीप बंडल टुगेदर, अगर ये मैं इनेबल नहीं करूँगा तो वो बंडल प्रॉपर एक बंडल फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, और कुछ अगर हमारी एज ए रिक्वायरमेंट्स हमें इनेबल करना पड़ता है, जैसे रैप बटन्स, वैलिडेट लार्ज कोड्स, तो हम इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली है प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन पे। प्राइसिंग, अगर हमें कोई फील्ड नहीं डालनी पड़ी तो यहाँ पे एक्सेस हो सकती है, अगर ये टोटल के लिए था इसमें। हाँ, वो सारी आ जाएगी। हमने कोई कस्टम बना रखा है और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं सब टोटल्स कोड में, जब हमारा कोड जनरेट होता है तो उसमें अगर सब टोटल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसको मैं अलग से यूज़ करना चाहता हूँ अलग केस के लिए। तो कोड लाइन एडिटर का बात करो, कोड लाइन एडिटर में हम उस सब टोटल्स वहाँ पे शो कर सकते हैं उसके बेसिस पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ होता है। ठीक है, ये प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन में जैसे करेंसी सिंबल्स, क्या बोल रहा था, कैलकुलेशन में हाँ प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन में जैसे करेंसी सिंबल को यूज़ करना है, ये यूनिट प्राइस स्केल, ये कई बार यूज़ होता है। नहीं ये वाला आप में नहीं आ रहा है जनरेट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अच्छा इंटीग्रेशन यूजर परमिशन, यही करना पड़ता है पहली बार हाँ में। ये करना पड़ता है यहाँ पे हाँ ठीक है, यूनिट प्राइस स्केल्स। अच्छा, इनेबल यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, कई बार होता है ना बाय डिफॉल्ट यूसेज बेस्ड प्राइसिंग इनेबल नहीं होता, तो मेरे को यहाँ से इनेबल करना पड़ता है। और जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये देखना, जब ये वाली कोड लाइन एडिट्स फॉर यूसेज बेस्ड प्राइसिंग तब तक इनेबल नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट इसको ऑन करूंगा, फिर
कोड लाइन एडिट्स फॉर यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, इसका मतलब मैं इन ऑप्शंस को भी अब वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, करेक्ट। सिमिलर वे सब्सक्रिप्शंस एंड रिन्यूअल्स, कैसे रिन्यूअल मॉडल क्या है, किस तरीके से वर्कआउट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या एसेट बेस्ड है, हम अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। तो हम सारे ऑप्शन देख सकते हैं एक बार वन बाय वन की क्या किस काम आता है। ये देख अभी भी देख के कोई मतलब तो है नहीं, जब तक प्रोजेक्ट करने को नहीं मिलेगा तब तक जब देख तुम के क्या प्रोजेक्ट करोगे ना तो उसके बेसिस पे Multilingual बेसिस पे भी कर लेना। हाँ मल्टीलिंगुअल कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं इसमें ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल की, मैंने इनेबल किया हुआ है शायद, इनेबल मल्टी नहीं, मल्टीलिंगुअल का इसमें ऑप्शन आती है, कहाँ पे आती है वो मेरे को देखना पड़ेगा। ये रहा इनेबल मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, मतलब मैं चाहता हूँ ना कोड का मल्टी लैंग्वेज पे आदि में ऊपर ट्रांसलेट का बटन आ जाता है, कोई स्पेनिश यूजर है, बेसिकली यूजर लोकेल पे मैटर करता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से कोई plugin ये बनाना यूजर, इसका यूजर लोकेल जो है वो स्पेनिश है, मेरा जर्मन है, इसका इंग्लिश है, अलग अलग लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। वो भी मैं पॉइंट बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। बट दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा ये इनेबल मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशंस इनेबल होना चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग है, कैलकुलेशन, सब्सक्रिप्शंस, कोड हो गया, इसी तरह ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में ये अलाउ मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स होगी, अब इसमें जैसे ये हो गया प्रोडक्ट रिजल्ट ग्रुप फील्ड नेम, कई बार मैं चाहता हूँ ना कि वहाँ पे जो मेरा कोड लाइन एडिटर है, कोड लाइन एडिटर में सिंगल पेजिंग लाइन्स वाइज आ रहा होता है, मैं चाहता हूँ नहीं मेरे वहाँ प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे ग्रुप बाय बने, ग्रुपिंग करें जैसे हम रिपोर्ट्स में बनाते हैं। ये प्रोडक्ट कितने ऐसे हाँ हाँ, जैसे हम रिपोर्ट्स में ग्रुपिंग करते हैं ना, सिमिलर वे से मैं यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूंगा, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आप तुम्हें दिखा भी दूंगा, ठीक है, आगे फर्दर स्लाइड्स में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अगर कोड लाइन एडिटर आप चाहते ही हो कि आपको ग्रुपिंग करके दिखाना है, तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ता है ग्रुपिंग वाइज। डिस्क्रिप्शन फील्ड कौन सी आप सर चाहते हो एक कि, हाँ, बार स्क्रॉल अप करना, ये क्या है सर, पोस्ट इंस्टॉल स्टेप्स? ये अगर आपको कुछ और फर्दर कोई स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करनी हो, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आप अवेलेबल हो, या चेक अपग्रेड रेडीनेस, रेडीनेस चेक करने के लिए सीपीक्यू की। हाँ, ये फ्री में फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है। बेसिकली आपका अगर कोई भी आपने सीपीयू की रेडीनेस चेक करनी हो या फर्दर कोई स्क्रिप्ट आती है, उस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना हो इस पैकेज के साथ साथ, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज जस्ट द सेटिंग, आपको एक पैकेज मिल गया, उस पैकेज के बेसिस पे कुछ सेटिंग्स इनेबल कर दी। हाँ, प्रोडक्शन पे कैसे करते हैं सीपीयू अगर कोई वहाँ पे जब आप इंस्टॉल्ड और स्ट्रेल ब्रिक पे गए थे तो आपके पास दो ऑप्शन आते थे, प्रोडक्शन और सैंडबॉक्स। मैंने सेटअप कर लिया इस पे सैंडबॉक्स पे पूरा अपना हाँ प्रोडक्ट वगैरह साइन कर दिए, मैंने उसे कर दिया, अब हाँ, मुझे डिप्लॉय करना है, कैसे करूँ उसको? पहले मेरे को पैकेज वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो और फिर उसके बेसिकली वैसे ही जैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं आपके सेंसर से, सीपीयू के, हाँ, सेंसर से चेनसेट से जाएगा, कुछ पार्ट चेनसेट से जाता है, कुछ हम उस पे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो तो मेरे चेनसेट से ही जाते हैं। 56 अगर फील्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो 56 अगर हमें अपलोड करना पड़ेगा। नहीं 56 देखो कुछ आपके पैकेज के साथ ही आ जाते हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट आपने पैकेज इंस्टॉल कर दिया, वो इंस्टॉल पैकेजेस आ गए वहाँ पे, नहीं नहीं सेम नहीं नहीं सर, पैकेज। ये कह रहा है कि हमने सैंडबॉक्स पे काम कर लिया, प्रोजेक्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट का कर लिया, उसमें सपोज हमने 20-25 ऑब्जेक्ट में काम कर लिया, अब मुझे वो प्रोडक्शन में डालना है तो उसको कैसे करेंगे? तो अगर ऑब्जेक्ट्स है तो मेरे को डिप्लॉय करना पड़ता है ना। उसमें डेटा, इसमें तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है ना कि क्या प्रोडक्ट टूल्स लगे हैं, वो एक्शंस क्या है। प्रोडक्ट रूल्स वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स वो सारे डिप्लॉय हो जाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही वो इम्प्लीमेंटेशन चलती है, आपको देखना पड़ता है वो डिपेंडेंसीज कहाँ कहाँ हैं, वो भी मैं पार्ट कराऊंगा, डिप्लॉयमेंट का भी पार्ट इसमें इंक्लूड करूंगा। तो तू Step by मतलब step वे काम। जानना चाह रहा है ना कि वे क्या हाँ, वो मैं है? करके दिखाऊंगा एक बार, तो जब ये हो जाएगा ना तो डिप्लॉयमेंट का पार्ट भी एक मॉड्यूल है जो डिप्लॉयमेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये कुछ एडिशनल सेटिंग्स है जिसको हम चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सर इनमें क्या है? कहाँ पे? थीम कुछ भी नहीं है। अभी ना ना वो थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, सेटअप में जाके थीम्स। अच्छा अभी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये रहा थीम्स एंड ब्रांडिंग, यूजर इंटरफेस में जाके, कस्टम बनाना हाँ हाँ, न्यू थीम बना के वहाँ पे सीपीयू की भी थीम्स हैं, अगर कोई हमने ऐड करी हुई है। हाँ हाँ,
ठीक है सर। ठीक है। असाइन परमिशन सेट लाइसेंस टू यूजर्स, यूजर्स को परमिशन सेट्स जिनको भी असाइन करना है वो असाइन कर सकते हैं। अब जब ये आ गया व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑथराइज न्यू कैलकुलेशन सर्विसेज। अब इसमें बेसिकली इस वर्जन पे जो अब लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं है ऑथराइज न्यू कैलकुलेशन सर्विस। ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना ऑथराइज न्यू, ये कहाँ पे आता था हमें कॉन्फ़िगर के अंदर प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन टैब था। प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन टैब के अंदर ये ऑथराइज न्यू कैलकुलेशन सर्विसेज का एक चेकबॉक्स होता था पहले। अच्छा। जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें मेरे को नहीं मिला, लेकिन मैंने ये पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि जब आप क्योंकि इनके सेल्सफोर्स के हेल्प डॉक्यूमेंट के अंदर ये पॉइंट इंक्लूडेड है। अच्छा। कि अगर तुम्हारे पास ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या वर्कआउट करता है। ऑथराइज्ड न्यू कैलकुलेशन सर्विसेज बेसिकली क्या ये कर रहा है, सीपीक्यू क्रिएट्स अ टोकन फॉर द यूजर। Salesforce CPQ use the token and user combination to communicate with the Heroku service। मतलब Heroku के पास एक अलग से एक तो हम लेगेसी सर्विस को यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए जो अपने, अगर हम एडवांस्ड सीपीक्यू कैलकुलेशन को यूज करना चाहते हैं, कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ये पहले ऑप्शन आती होगी ऑथराइज्ड न्यू कैलकुलेशन सर्विस। हम उसे चेक करते हैं तो ये बेसिकली एक टोकन बनाता है, Heroku पे जाता है क्योंकि हमने थर्ड पार्टी अलाउ किया हुआ है। वहां पे जाएगा, आपको वो कैलकुलेट करके जेएस फाइल होती है, जेएस फाइल के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन को फंक्शनैलिटी को यूज करेगा, देन इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। सर वो आते तो इसमें भी है, न्यू वाले में भी बस वो एक ही बार शो होगा। जैसे आपने एक बार इसको इनेबल कर दिया ना, हाँ, फिर दोबारा डिसेबल डिसेबल कुछ नहीं होगा, बस वो एक वो बटन जरूर आता है, पर हाँ। बटन ये वाला नहीं है, ऑथराइज्ड न्यू कैलकुलेशन सर्विस वाला नहीं है, वो डिफरेंट बटन होता है। ये वाला ऑप्शन नहीं आता, यही आता है। नहीं आता, नहीं ये नहीं आता ये है। नहीं आता। वो जो ये आता मेरे है को ना, इस लेटेस्ट वर्जन पे नहीं मिला, वो आता है जनरेट बट इंटीग्रेशन क्योंकि यूजर। हेल्प डॉक्यूमेंट पे है और उनके सर्टिफिकेशन वाले उसमें लिखा हुआ था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिकली काम क्या है। क्या है काम? Heroku सर्विस का अच्छा। जैसे है एडवांस कैलकुलेशन पॉडकास्ट कैलकुलेशंस करके उसे यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ लिखा हुआ है with the Heroku service that manages asynchronous calculations using the JavaScript code calculator। एक तरह का कोड कैलकुलेटर JavaScript का JS फाइल, उसको यूज करके कैलकुलेशंस करके आता है। If the calculation service hasn't been authorized or admin will see an error। ये आई थिंक पहले आता होगा पिछले हो वर्ष, सकता है सर। क्योंकि उन्होंने सेल्सफोर्स वालों ने नहीं हटाया अपने डॉक्यूमेंट पे, तो इसीलिए अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें कोई पूछता है तो अब नहीं मिल रहा, क्योंकि अब अगर आपको चेकबॉक्स में दिखेगा ना यूज लिगेसी सर्विस, लिगेसी करके एक पॉइंट आता है, चेकबॉक्स आता है, चेकबॉक्स आता है, राइट होता है। मतलब अब लेटेस्ट वर्जन में इस यूज पॉइंट को हटा लेगेसी दिया होगा। कैलकुलेटर। हाँ हाँ, यूज लिगेसी कैलकुलेटर। हाँ। अब हम शायद सिर्फ ये एडवांस कैलकुलेटर ही यूज कर रहे हैं, इसलिए ये शायद ऑप्शन नहीं आ रही है आपके वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन। लेकिन अब ऑप्शन पुराने वाली आ रही है कि लेगेसी कैलकुलेटर को यूज करना है। पहले क्या आता था, अगर पुराने इससे पुराने वर्जन देखोगे उसमें खुद हम लेगेसी यूज कर रहे होते थे, लेकिन क्या हम इसको यूज करना चाहते हैं ऑथराइज्ड न्यू कैलकुलेशन सर्विस को, तो उसके लिए ये ऑप्शन, अगर किसी के पास पुराना वर्जन है इनेबल्ड है, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं करते हैं। अगर किसी ने 2 सालों से सीपीयू यूज कर रहा है, करेक्ट, 2 सालों से यूज कर रहा है, तो वो तो पुराने वर्जन को यूटिलाइज कर रहा है। अगर उसने अपग्रेड नहीं किया हुआ तो उनके पास ये ऑप्शन इनेबल हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है। The user profile that authorizes the calculator must have access to the CPQ code and the related objects। तभी वो कर पाएगा अगर यूजर को उनके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सेस है तो। नेक्स्ट, सीपीक्यू परमिशन सेट्स। अब ये हमारे पास एडमिन यूजर को क्या है, फॉर यूजर हु कॉन्फ़िगर सेल्सफोर्स सीपीक्यू फीचर्स एंड सेटिंग फॉर एंड यूजर्स। क्या क्या हमें चाहिए होगी परमिशन सेट्स, सेल्सफोर्स सीपीक्यू एडमिन यूजर और सेल्सफोर्स सीपीक्यू एडमिन यूजर एक्सेस। ये 2 परमिशंस चाहिए होती है एडमिन को। यूजर के लिए क्या चाहिए, यूजर के लिए चाहिए सेल्सफोर्स सीपीक्यू यूजर एंड सेल्सफोर्स सीपीक्यू यूजर एक्सेस। ये बेसिकली 2 तरह के परमिशन सेट्स अवेलेबल है। सिमिलर वे से पार्टनर और कस्टमर भी यूटिलाइज कर सकते हैं सीपीक्यू को, लेकिन उसके लिए उनके लिए भी लाइसेंसेस हैं, सेल्सफोर्स सीपीक्यू पार्टनर यूजर, और सिमिलर कस्टमर भी यूटिलाइज कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीपीक्यू कस्टमर यूजर। मतलब ये सीपीक्यू के ऑब्जेक्ट्स को हम कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस क्लाउड के अंदर। जब उनकी एक साइट बना है उसके उनको अगर हमने सीपीक्यू की ये परमिशन सेट्स प्रोवाइड कर दी है, इसका मतलब कस्टमर और पार्टनर भी हमारे सीपीक्यू की फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके डाटा को वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं साइट बना के। करेक्ट, ये क्लियर है?
हाँ, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कस्टमर और पार्टनर कैन यूटिलाइज द सीपीक्यू, यस, क्या परमिशंस है सेल्स फॉर सीपीक्यू पार्टनर, सब में सेम देखो जाए मतलब तो- लाइसेंस बस लेना होगा ना, हाँ, वही। बस देखो नाम ही आ रहा है, सीपीक्यू एडमिन, सीपीक्यू यूजर, सीपीक्यू पार्टनर यूजर, सीपीक्यू कस्टमर यूजर, इजी है परमिशन सेट याद करना। फिर ये यूज स्टैंडर्ड है, मतलब कस्टम नहीं बना सकते। कस्टम तो बनाने को बनाया जा सकता है, उन्हीं परमिशंस को यूज करना है, इसमें परमिशन बट ये पहले ही दे रखी है, हम डायरेक्ट ही असाइन कर सकते हैं ना। मेरे पास परमिशन सेट्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड परमिशन सेट्स अवेलेबल है, मैंने जिस यूजर को या प्रोफाइल को देनी है उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है यहाँ तक? पहले यूजर अगर क्रिएट कर देंगे तब उसको हम लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन आता है। तो अभी परमिशन सेट से सर इसमें परमिशन सेट तो जो आप बताए वो तो एक भी नहीं है। बता दिखाऊंगा मैं, बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल हो जाता है, सभी के लिए अप्लाई करना है, या फिर जब आप कर रहे हो तो एडमिन के लिए सर ये अप्लाई मेरे को करना लग रहा था है, आप यूजर्स के लिए लाइसेंस अप्लाई का आप करना नाम है, लिख रहे हो। लाइसेंस उसी आप- के लिए परमिशन सेट्स होगी ना। नहीं ये परमिशन सेट्स होगी, क्या नाम था लाइसेंस परमिशन सेट? एक भी नाम नहीं है ना सर, सेल्स इसलिए फॉर वो- सीपीक्यू देख एक बार चेक कर। नहीं है सर, वो लाइसेंस का नाम है जो आपने लिखा देखा है। था सर, मैंने उसमें उसमें लिखा था परमिशन सेट लाइसेंस। हाँ उनके लिए ही चाहिए होंगे। आप जब इंस्टॉल कर रहे हो ना सेल्सफोर्स एडमिन, तो एडमिन लाइसेंस मिल जाता है, यूजर्स के लिए कर रहे हो तो यूजर्स को वो यूजर्स लाइसेंस मिल जाएगा। ये एडमिन वाला है तो है, अवेलेबल तो है। हैं? हाँ उसने सर हाँ हाँ, है सर है। फिर ऐसे मत बोलो यार। अच्छा, गाइडलाइंस मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। टू मॉडिफाई सीपीयू ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड यूजर मस्ट हैव अ सीपीयू लाइसेंस, ठीक है। और द कोड लाइन डिलीट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू डिलीट कोड लाइन। एक डिलीट परमिशंस होती है, जैसे कई बार हम कोड से ना डिलीट नहीं कर पाते, तो हमें पता होना चाहिए कि ये परमिशंस हमें अलग से प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाके वो डिलीट कर पाएगा। और सेल्सफोर्स सीपीयू सपोर्ट्स कौन-कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट्स करता है? इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और ब्राजीलियन। बाकी भी होती है, लेकिन अगर आपको ज्यादातर जो आपको पेज को लोकल बेस पे दिखाएगा ना, वो इन 6 लैंग्वेजेस को यूज करता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बेसिकली इन 6 लैंग्वेजेस को यूज करता है। बाकी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ अपने कस्टम ऐड कर सकते हो, बट प्रॉपर पेज को ये 6 लैंग्वेजेस पे ही करके दिखाता है। अगर आपका कोड भी ट्रांसलेट करोगे तो सिर्फ इन 6 लैंग्वेजेस को ही यूज करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर? क्योंकि ये तो नॉर्मल आपका परमिशन सेट्स के और उसकी गाइडलाइंस होगी। देन मल्टी करेंसी और, ठीक है। When you create an opportunity, the record default to the currency defined in the user profile. जो भी डिफॉल्ट करेंसी हमने प्रोवाइड करी है यूजर प्रोफाइल पे, उसी के बेस पे वो करेंसी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। ये तो क्लियर होगा सबको, क्योंकि इस पे वर्कआउट भी कर रखा है। A primary court must have the same currency as its parent opportunity. अब कई बार ये प्रॉब्लम आ रही होती है, आपने क्या ट्राई कर रहे हो, जो प्राइमरी कोर्ट है ना उसकी करेंसी डिफरेंट कर लेते हैं और अपॉर्चुनिटी की करेंसी कुछ और होती है। आपको ये हमेशा सेम ही होती है, क्योंकि प्राइमरी कोर्ट सिंक होता है हमारा अपॉर्चुनिटी के साथ, तो प्राइमरी कोर्ट की करेंसी सेम होनी चाहिए जो हमारी पेरेंट अपॉर्चुनिटी की है, ठीक है। एंड व्हेन यू क्रिएट अ कोड फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी, इट इनहेरिट्स द अपॉर्चुनिटीज करेंसी। मैंने एक कोड बनाया तो वो इनहेरिट करता है अपॉर्चुनिटी की करेंसी को। यू कांट चेंज द करेंसी ऑफ अ कोड दैट्स क्रिएटेड टू एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर? मतलब करेंसी और उसके जो करेंसी आईएसओ कोड होता है, फील्ड होता है एपीआई में, तो आप उसको चेक कर सकते हो, क्वेरी भी कर सकते हो, करेक्ट। कई बार क्या होता है हम बैकएंड से चेंज करते हैं, अपॉर्चुनिटी की मैंने चेंज कर दिया तो वहां पे एरर आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हर एक फील्ड पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे आप चेक करोगे, यूजर पे, प्रोफाइल, उस पे करेंसी आईएसओ कोड होता है, एक फील्ड होता है, आप क्वेरी एसक्यूएल करते हो तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइस बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज एंड कोड्स। तो कल भी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, प्राइस बुक हमें चाहिए ही चाहिए। When you create a code from an opportunity, it inherits the opportunity's price book. Clear? Price book can hold prices for several currencies, but Salesforce CPQ shows prices only in the currency of the opportunity or quote on the product section. ये जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, सिर्फ उसी से रिलेटेड सिर्फ वही करेंसी शो करेगा जो उसके रिलेटेड है। And when you order a quote, the order inherits the quote currency. और जब quote को ऑर्डर करोगे, ऑर्डर क्रिएट करोगे, तो जो कोड, जिस कोड से ऑर्डर बना रहे हो उसकी जो करेंसी है ना वही जाके ऑर्डर पे इनहेरिट होगी, ये ऑटो इनहेरिट हो जाएगा तो करेंसी। सर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी अगर प्रोडक्ट का है जो करेंसी है वो अलग हो?
अपॉर्चुनिटी या ऑर्डर इस आप प्राइस बुक बनाते हो, मेरी यूएसडी की प्राइस बुक अलग है, मेरी इसकी जेआरपी जर्मन की अलग है, अलग अलग प्राइस बुक बनाते हो। आपने डिफाइन कर दिया कि मेरी इसके बेसिस पे चलेगी, मैं उसी प्रोफाइल price से book लेके follow आगे करूंगा। इनहेरिट होती चली जाएगी। आप प्रोफाइल में अपॉर्चुनिटी जैसे की जो भी है ना, फिर एक उससे यूजर हूँ, रिलेटेड मैं जो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होगी ऑनर हूँ। उसमें, फिर उससे रिलेटेड जो कोड लाइन जो भी है जो अपॉर्चुनिटी हाँ। रहेगी वही पोस्ट की वो सारा प्रोडक्ट का बोल रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड ही प्राइस बुक को इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरी प्राइस बुक भी तो है, प्राइस बुक में उसी से रिलेटेड उस प्राइस बुक को इंक्लूड करूंगा। वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखो उसी प्राइस बुक से रिलेटेड ही उठ के आएगी। हाँ। अगर यूएस की डालेंगे तो यूएस के यूएस का प्राइस दिखाएगा बुक ही दिखाएगा। अपॉर्चुनिटी तो शो की वही होंगी, वही प्राइस बुक शो होगी जिसकी वो पर्टिकुलर प्रोफाइल वाला बंदा जो भी क्रिएट कर रहा है उसकी करेंसी जनरेट होगी। ठीक है। पेज लेआउट्स, ये डिफरेंट कुछ मैंने पेज लेआउट्स हैं, ये आई डोंट थिंक सो मेरे को दिखाने की भी जरूरत है कि अकाउंट पेज लेआउट, एसेट पेज लेआउट, कॉन्ट्रैक्ट पेज लेआउट। अब तुम्हें पता है कल आई थिंक स्वराज भी आया था, स्वराज नहीं, ये अच्छा ये टीम आई थी मेरे पास, उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी, उनको एक बटन गूगल इन्फो वाला नहीं मिल रहा था, मैप लोकेशन मैप लोकेशन का। क्यों नहीं मिल रहा था? डायनेमिक फॉर्म है डायनेमिक फॉर्म में जाके लगाना पड़ता है ना लगाना पड़ता है। समझ आ गई थी प्रॉब्लम? अरे उसका एक रिकॉर्ड पेज बना हुआ था, बट दे आर ट्राइंग टू इंपोर्ट दैट बटन ऑन द पेज लेआउट। अब वो रिकॉर्ड पेज पे हमें दिख नहीं रहा था, जबकि उन्होंने रिकॉर्ड पेज इनेबल किया हुआ था उसका। रिकॉर्ड पेज पे वो बटन गूगल इन्फो का नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं वहां पे भी लगाया था सर लेकिन फिर भी नहीं आ रहा था नहीं लगा। नहीं उस समय नहीं होगा लेकिन हमने लगा के देखा था बाद में लाइटिंग में जाके लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे गया था मैं, वहां पे जब मैंने देखा तो उसमें बटन नहीं लगा हुआ था, मैंने सिंपली वो बटन ऐड किया तो उसमें शो हो गया था। हाँ एक्चुअली हाँ फील्ड लिखा होता है वहीं पे कस्टम जो बटन हाँ कस्टम बटन था। ठीक है, अगर किसी का रिकॉर्ड पेज इनेबल्ड हो जाए तो आप उसी पे ही लगाओगे, क्योंकि आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। फिर आपने जैसे ये उसका एडिट पेज पे गए, सेटिंग में जाके एडिट पेज पे गए, एडिट पेज पे आपने चेक कर लिया कि कौन सा मेरा ओपन हो रहा है लेआउट, या कौन सा मेरा रिकॉर्ड पेज ओपन हो रहा है, तो उसमें उसी उसी में में जाके जाके edit करो। ये भी इशू आ रहा है सर आजकल सेल्सफोर्स इसको प्रायोरिटी दे रहा है ना रिकॉर्ड लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज को ही प्रायोरिटी दे रहा है। आने वाले टाइम पे लेआउट्स ऑब्सोलीट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेआउट एक पुराना मेथड हो गया। अब सारा का सारा वर्कआउट उस पे आप हर एक बटन के, हर एक सॉरी रिकॉर्ड के ऊपर कंडीशनल विजिबिलिटी, नॉट फील्ड के ऊपर कंडीशनल विजिबिलिटी सेट कर सकते हो, तो वो बेटर रहता है रिकॉर्ड लेआउट्स। ठीक है, ऐड फील्ड्स टू कोड लाइन एडिटर फील्ड सेट। अब ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको सेल्सफोर्स सीपीयू में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये सीपीयू है। अरे अब क्यों नहीं आया ये? डुप्लीकेट किया था सर किया था, डुप्लीकेट किया हुआ। ये दोबारा हिल गया क्या? नहीं, मेरे पास स्क्रीन है। हाँ, विंडो पी हाँ विंडो की दोबारा एक्सटेंड हो गया अपने आप ही। ठीक है, विंटेक वाले पे तो कर रहे हैं हम, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं कोड्स पे गया, ये हमारे कुछ पहले के बने बनाए कोड्स हैं, मैं उन कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, इस पे हमारे पास यहाँ पे आती है एडिट लाइंस। ठीक है, एडिट लाइन पे क्लिक किया, एडिट लाइन पे क्लिक करके मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी उससे रिलेटेड। ये देख रहे हो, ये मेरी कोड की इंफॉर्मेशन है, करेक्ट, जो मेरे कोड से रिलेटेड है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब्सक्रिप्शन टर्म, एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज और नेट अमाउंट। और ये मेरी जो कॉलम्स हैं ये हमारे कोड लाइन एडिटर्स की है। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को एक फील्ड यहाँ से हटानी हो या फिर डिलीट करनी, रिमूव करनी हो या फिर ऐड करना हो, सिमिलर वे ये कोड इंफॉर्मेशन है, सिमिलर वे ये कोड लाइन इंफॉर्मेशन है। ये बेसिकली फील्ड सेट्स बने हुए हैं। अच्छा फील्ड सेट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कोड के फील्ड सेट पे जाओगे, उस पे आपको मिल जाएगा कोड की फील्ड सेट, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसमें आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब्सक्रिप्शन टर्म, एडिशनल डिस्काउंट और नेट अमाउंट। मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, इधर गया मैं कोड के ऊपर, यही अपना SPQQ वाला ही है।
ये रहा फील्ड सेट, ये देख रहे हो लाइन एडिटर का फील्ड सेट। ये देखो स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब्सिट्यूशन टर्म, एडिशनल डिस्काउंट, नेट अमाउंट। मेरे को कुछ हटाना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, कुछ भी Maximum करना है, कितना यहाँ से लगा मैं सकते ऐड कर सकता हूँ। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? इसका मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ पे एक मिनट रुको, लिस्ट ऑफ फील्ड्स इन द एंटर्ड ऑन द विजिट फर्स्ट पेज, 6 to 7 ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा एक बार नेट पे चेक कर लेना है। जो पेज बनाया वो हाँ हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हाँ बिल्कुल। बट थिंक इज उस पेज पे ये पूरा जर्नलाइज किया हुआ है। उस पेज पे अगर आपने कुछ भी नई फील्ड्स ऐड करने हैं तो आपके पास फील्ड सेट्स बनी हुई है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करोगे और वहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोट लाइन में अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, या कोई रिमूव करना चाहते हो, ये भी आता है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे गया, यहाँ पे कोट लाइन पे गया। अच्छा, उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट ही है। करेक्ट, कोट लाइन, स्पेलिंग गलत हो गया। स्पेलिंग गलत हो गई। कोट लाइन के बाद ये रहा एसबीक्यूक्यू वाला, सर इसमें एक कॉलम ऐड करके दिखाना सर। फील्ड सेट पे गया। ठीक है, ये रहा लाइन एडिटर। ठीक है, इसमें मेरे को ये डिफरेंट है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, लिस्ट यूनिट प्राइस, एडिशनल डिस्क, नेट यूनिट प्राइस और नेट टोटल। मैं चाहता एक किसी हूँ को drag इसमें ऊपर वाला Description कोड फील्ड वाला। सेट, डिस्क्रिप्शन ऐड करो। ऊपर जो है Description कोड ला- फील्ड सेट है, नीचे है कोड लाइन फील्ड सेट। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ सेव करेगा। ठीक है, लाइन एडिटर पे ऐड हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन एडिट है। ये डिस्क्रिप्शन एडिट हो गया। करेक्ट। इट मीन्स हमारा ये पूरा कोट लाइन एडिटर का जो पेज है वो फील्ड सेट से मैनेज हो रहा है। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस। क्या चीज? लिस्ट प्राइस $8 थी, नेट प्राइस आपका 288 है। अरे वो कुछ ना कुछ बैकएंड पे लगा होगा, वो देख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है पॉइंट। फील्ड ऐड कर रहे हैं ना लोग पूरा। लिस्ट व्यू एक अलग है, फील्ड सेट जैसे में आप लीड का पेज यूज करते हो, लीड अब तुमने यूज किया, उसमें नेम होता है, नेम एक्चुअल में इंक्लूडेड होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मतलब इन पॉइंट्स को लेके। ऐसे एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस हो गया, अपना एक पूरा प्रॉपर फील्ड सेट बना हुआ है। मल्टीपल फील्ड्स को इंक्लूड करके जो एक ही हमारा लेके चलता है एक फील्ड, उसको हम कहते हैं कंपोजिट फील्ड। करेक्ट। कोड लाइन फील्ड सेट है, उसमें हाँ। से उसमें एक एडिशनल डिस्काउंट करके, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन अगर जैसे हम उसको हटा भी देते हैं तो कैलकुलेशन फिर भी वो तो रहेगी रहेगी, वो सिर्फ विजिबिलिटी का है। ठीक। बस ये है कि एडिशनल डिस्काउंट का अगर हमने दे रखा है तो इसका मतलब वी एक्चुअली अलाउइंग यूजर टू ऐड मोर डाटा इनटू दैट कोट लाइन एडिटर। मैनुअली डाल के फिर बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं नहीं चाहता वो एडिशनल दे सके तो मैं हटा दूंगा, रिमूव कर अच्छा, दूंगा। ये तो आप विजिबिलिटी का बोल दिया आपने। अगर नया फील्ड कुछ बनाना हुआ मुझे तो नया बना के आप उसे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा, जैसे उस मैंने किया। ऑब्जेक्ट में जाके बना के, Correct. हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। वो वहां से वहीं से ही आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया ऐड और रिमूव फील्ड्स फ्रॉम द फील्ड सेट लाइन एडिटर टू मैनेज द कोट लाइन कॉलम। ठीक है, कैन क्रिएट अ न्यू पिक लिस्ट वैल्यू टू ऐड इन द कोड एडिटर पेज। मैं एक नई पिक लिस्ट वैल्यू ऐड कर देता हूँ, और नई पिक लिस्ट वैल्यू को जैसे मैंने ड्रॉप डाउन में ऐड किया तो मैंने वहाँ पे डाल दिया। एंड द थर्ड पॉइंट इज शोकेस फील्ड सेट अवेलेबल ऑन द सीपीयू कोट लाइन और कोट ऑब्जेक्ट, किसी पे भी मेरे को वहाँ पे दिखा सकता हूँ। करेक्ट, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैपिंग ऑफ कस्टम सेल्स फॉर सीपीयू फील्ड्स बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये ट्विन फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्विन फील्ड्स का आइडिया है विशाल? अरे क्यों नहीं होगा? कौन सा ऐसा field? है। निहारिका, ट्विन फील्ड क्या होती थी? इसमें हम डेटा को मतलब हमें डेटा इसमें मैप कर सकते हैं। मैप नहीं होती है ऑटोमेटिक मैप हो जाता है। ऑटोमेटिक मैप होती है। सेम एकदम। जुड़ो आप। सिंपल। हाँ देखो, लुकअप हाँ अलग चीज होगी लुकअप, बट यहाँ पे ये क्या है, मैं ट्विन फील्ड कह रहा हूँ। ट्विन फील्ड में मेरा कोट पर्पस लाइन पे होता है $500 आया है, बोले आपको अपॉर्चुनिटी पे दिखाना है, अपने आप सिंक करके $500 दिखा। सेम ही मेरे ख्याल से API नेम होता है।
एपीआई नेम सेम होता है, नेम भी सेम होता है, ठीक है। एपीआई नेम सेम हो तो वो ऑटोमेटिक ऑटो ट्विन फील्ड कहलाती है, लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं, कहाँ का अप्लाई होता है। So certain pairs of CPU objects pass custom field values from the first object to the second object. When the second object is created, the value passed if the custom fields are editable, have matching fields type. अच्छा यहाँ पे twin fields में ना एक issue भी आ रहा है कई बार। इस वर्जन में मेरे को नहीं पता, पर पिछले वर्जन में एक इशू था इसमें ट्विन फील्ड के अंदर क्रिएट करते हुए तो वो ऑटोमेटिक मैपिंग हो रही है, मैंने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किया वो मैप हो रहा है, लेकिन मॉडिफाई करते हुए मैं कुछ चेंज करता था ना, मैंने एक पिक लिस्ट यहाँ बना दी, एक पिक लिस्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल दी, सेम एपीआई नेम दे दिया, क्रिएट करते हुए यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव हो रही है, लेकिन मॉडिफाई करते हुए मूव नहीं हो रही थी। ये पिछले वर्जन में इशू था, इस वर्जन में मैंने चेक नहीं किया, तो इस पे हम क्या करते थे, हम बैकएंड में ट्रिगर चलाते थे, ट्रिगर अपना चला दिया ताकि ये वाला डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आए, ठीक है। इसमें पिछले वर्जन तक इशू था, ये अवेलेबल था। इस वर्जन में मेरे को नहीं पता इन्होंने ये सॉर्ट आउट कर लिया कि नहीं, तुम चेक करके देख लेना। तो इसे कहते हैं ट्विन फील्ड करना, जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में पास हो जाती है जिनके एपीआई नेम सेम है, तो और ये ऑटोमेटिक सीपीयू करता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी और दो ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे और उसमें सेम एपीआई नेम बना देंगे तो जैसे हो मैंने यहाँ जाएगा। बता रहा है, मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ट्विन फील्ड्स आर पेयर्ड फील्ड्स दैट एग्जिस्ट ऑन कोड लाइन एंड कोड लाइन ग्रुप। कोड लाइन का एक ग्रुप भी बनता है, ग्रुपिंग करते हैं कोड लाइन की, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं। आप मैंने एक कोड लाइन ग्रुप ले लिया और एक कोड लाइन ले लिया। दे हेल्प सीपीयू सिंक्रोनाइज वैल्यूज बिटवीन कोड लाइंस एंड देयर ग्रुप, अपने यहाँ पे सिंक्रोनाइज करेगा, यूज्ड मेनली फॉर ग्रुप लेवल कंट्रोल्स एंड कैलकुलेशंस। ये बेसिकली जो भी हमने कैलकुलेशन बेस पे हम सेम ट्विनिंग कर लेते हैं। ट्विनिंग का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू से चेंज करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वर्जन में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, बग आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेना। सर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तभी होगा एपीआई नेम से। करेक्ट। ट्विन फील्ड उसमें ये लिस्ट अगर आपको देखोगे ना तो एक पूरा टेबल बना हुआ है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स किससे मैप्ड होते हैं, जहाँ पे आप ट्विन फील्ड क्रिएट कर सकते हो। हर एक ऑब्जेक्ट पे नहीं कि ऐसा सोच रहे हो कि ये कर दिया एक किसी और से लिंक कर दिया जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सीपीयू कुछ ऑब्जेक्ट्स पे सेम चेक करता है कि ट्विनिंग फील्ड्स हैं और ऑटोमेटिक उसमें डाटा मूव करता है। स्टैंडर्ड ही होता है। स्टैंडर्ड आप तो कस्टम बना सकते हो, बट एपीआई नेम सेम देना ना। हाँ मतलब कस्टम बना सकते हैं। हाँ कस्टम ही बनाओगे और एपीआई नेम सेम दे दोगे, ठीक है। आपने देखा है कि जब खैर वो तो ट्रिगर्स यूज होते हैं उसमें ग्रुप बना के यूज होता है, मतलब लाइक जो भी डेटा है कोड लाइन में, तो उसमें ये ग्रुप का मतलब एक अलग से एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ग्रुप का नाम दे रखा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम है दोनों का। हाँ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, इस फील्ड का जो एपीआई नेम है, इस फील्ड का एपीआई नेम है और इवन की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं पिक लिस्ट दे रहा हूँ तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वही सेम वैल्यूज इधर होनी चाहिए, तभी वो ट्विनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे आप ट्विनिंग कर सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर बेसिक एक चीज बताइए, जितने हम पैकेज में जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सारे कस्टम ऑब्जेक्ट है ना? हाँ कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज करता है, लेकिन पैकेज आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं देते क्योंकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। पैकेज के अंदर कस्टम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीएफ के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ट्विन फील्ड्स are exactly how they sound. They are pairs of fields created on multiple objects to help with maintaining data integrity and consistency across various objects. तो ट्विन फील्ड का पता लग गया, ट्विन फील्ड क्या है? ये तुम्हें क्या है? हाँ हो गया ना? हाँ बस ठीक है। ठीक है। Why do we need twin fields? To avoid entering the same value multiple times. ठीक है? To control pricing और logic at group level. जैसे मैंने भी पहले बताया था कि मैं बेसिकली प्रॉब्लम आती है उसमें क्या करना पड़ा, मेरे को ट्रिगर्स चलाने पड़े, लेकिन एक्चुअल में सीपीयू ऑटोमेट करता है। वो एक छोटा सा बग आ गया था पिछले वर्जन में, तो सॉर्ट आउट हो गया होगा अब तक फाउंडेशन पे सॉर्ट आउट हो गया होगा जो अपने, बट फिर भी आप चेक कर लेना, अगर नहीं हुआ तो वी नीड टू मेक दैट ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल मेरा बेसिकली वो मैंने जो ऑब्जेक्ट पीछे यूज किया उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको अपॉर्चुनिटी और कोड पे भी कर सकते हो। हाँ आपका कोड का जो अमाउंट कैलकुलेट होके आता है, जब आप प्राइमरी से सिंक करते हो तो अपॉर्चुनिटी पे अमाउंट चला जाता है, सर जो भी हम लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट पे ट्रिगर चल रहा है क्योंकि वो ट्विनिंग नहीं है।
बट आपका बैकएंड में कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर रहे हो इस तरह की ट्विनिंग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, क्योंकि वो सीपीयू ऑटोमेट कर रहा है। हाँ, to ensure consistency across all code lines in the group and to support advanced pricing and automation scenarios. और working over twin fields, values entered at code line group level, ये just एक enter कर रहे हैं। CPU automatically copies the value to all related code lines. अपने आप ही ग्रुप लेवल पे जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसके कोड लाइन में उससे रिलेटेड वैल्यूज फील्ड्स में ऑटोमेटिक डाटा ट्रांसफर हो जाएगा एंड चेंज एट ग्रुप लेवल अपडेट्स ऑल लाइंस आइटम इंस्टेंटली। ठीक है, ये मैंने बस एक एग्जांपल दे रखा कि कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट कस्टम फील्ड बनाई कोड लाइन के ऊपर, कोड लाइन ग्रुप के ऊपर, क्रिएट द सेम कस्टम फील्ड ऑफ कोड लाइन के ऊपर बनाई, सेम एपीआई नेम, सेम डाटा टाइप एंड द सेम वैल्यू। ठीक है, ऐड फील्ड टू क्यूएलई फील्ड सेट, आप उसके फील्ड सेट पे ऐड कर दिया। स्टैंडर्ड फील्ड्स कैन नॉट बी मैप्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फील्ड्स को मैप नहीं कर सकते ट्यूनिंग के लिए। ठीक है, अदर एग्जांपल जैसे मैंने दे रखा है प्रोडक्ट और कोड लाइन का। प्रोडक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कोड लाइन, कोड से ऑर्डर, कोड लाइन से ऑर्डर प्रोडक्ट, कोड लाइन से एसेट, सब्सक्रिप्शन से कोड लाइन एंड ऑर्डर प्रोडक्ट से इनवॉइस लाइन। इस तरह बहुत सारे और भी ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट में कुछ चेंज करता हूं ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कोड लाइन में उसका इंपैक्ट आ जाए, कोड से ऑर्डर पे आ जाए, कोड लाइन से ऑर्डर प्रोडक्ट पे आ जाए। इस तरह के ट्यूनिंग फील्ड्स हम कस्टम ट्यूनिंग कर सकते हैं। और सीपीयू हमें कुछ बैकएंड में ट्रिगर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अगर हम इसमें इससे दो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग होती है। तो सर ये 2 वे होती है 1 वे होती है? आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। 2 वे होती है बेसिकली, होती 2 वे। मैं अगर इस पे चेंज करता हूं तो इधर भी इंपैक्ट पड़ना चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ। लाइन पे करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन ये तो गलत है ना सर? क्यों करता है? आप ये जो डिस्क्रिप्शन है आपका, आपने कोड पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया मत सेल करो, ऑर्डर पे भी वही लिखा है मत सेल करो। आपका सिर्फ लिंकिंग उसके ऊपर कर रहा है ना, जो आपस में ये हर एक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं वर्कआउट करता है। अरे मैं समझ गया, ये ट्यूनिंग फील्ड के ऊपर ही तो काम करेगा ना, यही कह रहे हो ना? हाँ, हाँ। तो मेरा ये कहना है कि प्रोडक्ट पे अगर चेंज कर रहे हैं तो कोड लाइन में हो रहा है। एक बार अभी सर्च करियो, अभी मेरे को बोला ट्रेनिंग जो है वो 2 सिंक होती है कि 1 सिंक होती है। हाँ वही पूछ रहा हाँ, हूँ ना। एक बार सर्च कर ले, अभी बता दे, ये पता लग जाएगा अभी हमें। एक बार सर्च कर दिया बता, ये वो बाय डायरेक्शन एक बार चेक कर ले। बाय डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपने ट्रिगर लिखा। हाँ, करेक्ट। ये भी नहीं है इसमें, कोड और ऑर्डर में चाइल्ड अभी पता लग जाएगा, इस पॉइंट पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। कोड अपना यूनिक है और बट तुम्हें ट्रेनिंग का आइडिया हो गया ना, ट्रेनिंग क्या होती है? हाँ, क्या कह रहा है गूगल? क्या सर, एक मिनट टाइप कर। कल तक तो बता क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको स्टार्ट करने से पहले ना हमें क्लैरिटी होनी नहीं चाहिए है ना। नहीं तो हमें वही नहीं पता लगता हमें करना है। यूनिट 1 वे है सर। वन वे है, चलो ठीक है, फिर वन वे है, वन वे है। सोर्स टू डायरेक्ट टारगेट है। टारगेट, सोर्स टू टारगेट। कोड और अरे मतलब हाँ, सोर्स टू टारगेट हो गया। समझने के लिए तो बस ये लिमिटेड ही है, 6 मैंने दे रखे हैं, 6 के अलावा भी कुछ ऐसे 6-7 और होंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट तो ये इसको यूज करेंगे ना सर प्रोजेक्ट में ये सब? आप करेंगे भाई, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने तुम्हें जो करवाया है, जो तुम्हें भेजा है टॉपिक्स कौन से कवर अप करूंगा, उसमें प्रोजेक्ट भी नहीं, उसी प्रोजेक्ट में ये सब यूज करेंगे ना सारा? करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल। तो आप भी करना कर, मैं सब कुछ कराऊंगा। बैठ के करवाएंगे। बट जो मैं करवाऊंगा ना, तो उसे यूज कर लेना बस। हाँ हाँ। ऐसा ना हो कि यूज ही नहीं किया। आपको अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में कराऊंगा। अच्छा, वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें ट्रिगर आपको लिखना है। ज्यादा चालाक बंदा है। ओके, ट्रांसलेटिंग सेल्सफोर्स सीपीयू रिकॉर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सीपीयू करते हो ना, सीपीयू बेसिकली आप बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज कर रहे हो जहाँ पे उनकी अलग अलग कंट्रीज में हाँ ब्रांच है, यस। करेक्ट। और सीपीयू आपको मल्टी लैंग्वेज में, जो बताया था, मल्टी लैंग्वेज इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपको वहाँ पता लग गई थी, ये जो आपने इसने अभी शो करी थी पहले, जब हम सेटिंग्स में देख रहे थे, कहाँ से पहले इनेबल करना पड़ेगा मल्टी बाय लैंग्वेज। डिफॉल्ट तो इनेबल ही होती है। नहीं, नहीं मल्टी लैंग्वेज सीपीयू बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, आप उसे वहाँ पे चेकबॉक्स पे इनेबल करना पड़ता है। वो मैंने किया हुआ था, इसीलिए वो टिक दिखा रहा होगा। ठीक है, वो चेक कर लेना, अगर नहीं है तो वहाँ से इनेबल करना होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सिर्फ वहाँ से इनेबल करके ये आपका सब कुछ इनेबल नहीं होता, आपको फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा?
लैंग्वेज आप कंपनी सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज सेटिंग ओपन करोगे ना, तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको ये दोनों पहले इनेबल करनी पड़ती है, तभी जाके आप यूजर बेस पे पूरे पेज को का व्यू चेंज कर सकते हो। मैं आपको ये साथ साथ शो करता रहता हूँ। अरे इसको बस के ये ना फिर हट जाता है। कौन जानवर है नहीं चल जौन सा मर्जी जानवर हो, तेरे को क्या करना है। ठीक है, हम कोड लाइन पे गए। मैंने कौन सा बताया था? लैंग्वेज सेटिंग, कंपनी इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज सेटिंग्स। ये रहा, यहाँ पे जाके ये जो दो ऑप्शंस दिख रही है ना, ये मैंने कल इनेबल कर दी थी अपने पास। इन दोनों को इनेबल करना पड़ता है। सर हिंदी भी है इसमें? देखो अब मैं वही बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली लैंग्वेजेस लिखी है ना, मेन ये वाली पे ही वर्कआउट करता है, जो हर चीज के लिए कंपेटिबल है। नीचे वाली एडिड है, वो हर चीज पे कंपेटिबल नहीं होता। कुछ ना कुछ आएगा उसमें इंग्लिश का। हाँ सुनिए, मैं एक मीटिंग में बात करता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट किया, इनेबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने Salesforce सीपीयू का इनेबल फीचर ऑन कर लिया। सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ती है। थर्ड नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ ओपन ट्रांसलेट फंक्शनैलिटी टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज यूजर इंटरफेस ट्रांसलेशन वर्कबेंच, और वहाँ पे ट्रांसलेट नाम का ऑप्शन होती है। मैं ये भी दिखाई देता हूँ वहाँ पे। ये भी दिखा देते हैं। किसी को कोड भेजना हो तो जर्नल में भेज सकते हैं, आप ये कह रहे हो ना? किसी को अगर मुझको कोड भेजना हो तो जर्नल में ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं। भले इंग्लिश में हो लेकिन भेज सकते जर्मन में, ऐसा? हाँ, यूजर लोकेल पे डिपेंड करता है। आप गलत क्या कह रहा मैं? इंडिया में इंग्लिश में बना और मुझे भेजना है कोई क्लाइंट को फॉरेन में, फिर तो क्लैप क्या कर रहा है वो? ठीक है, ओके, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये अभी हमने क्या यूज किया था? ट्रांसलेशन लैंग्वेज सेटिंग्स, जो आपने लैंग्वेज सेटिंग्स में जाके आपने ये इनेबल कर लिया था। नेक्स्ट होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट नाउ द ऑप्शन जहाँ पे आप हर एक फील्ड्स, हर एक कस्टम लेवल, कौन सा, यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज, मेरे पास ये जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज और पोर्टुगीज, जिसको मैं बता रहा था कि आप इन 4 to 5 लैंग्वेजेस को ही आप बेसिकली फिल्टर क्राइटेरिया में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने इनेबल किया जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, 6 लैंग्वेजेस होती है बेसिकली, उनको ही आप वर्कआउट कर सकते हो। मैंने सपोज जर्मन में किया, किस कंपोनेंट के ऊपर वर्कआउट करना है? मेरे को कस्टम फील्ड, किसी का नाम चेंज करना है, मैंने कस्टम फील्ड सेलेक्ट किया। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? मेरे को कोट लाइन का। ठीक है, अब ये कोट लाइन का आ गया, ये आ गया। क्या चेंज करना है? फील्ड लेवल चेंज करना है, हेल्प टेक्स्ट चेंज करना है, या रिलेटेड लिस्ट चेंज करना है? मेरे को फील्ड लेवल चेंज करना है। ये मेरे पास ट्रांसलेशन आता है, मेरे को गूगल पे सर्च करके जो ये लिखा है एसेंट, कलर, एनग्रेविंग, ये लेबल्स दे रखे हैं, इनका एक्चुअल में जर्मन में क्या होगा? मेरे को यहाँ पे ये सर्च करना पड़ता है। एनग्रेविंग नहीं, खुद से नहीं करता, मेरे को डालने पड़ते हैं हर एक चीज के। आपका जब आप पेज देखोगे ना, पेज आपका यूजर के बेस पे, यूजर अगर जर्मन करता है तो जर्मन के बेस पे जो भी ऑटो सेट है ना, वो अपने आप दिखा देगा। वो मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे आपके टैग कॉलम नेम्स है ना, फील्ड के नेम्स हो गए, कॉलम के नेम्स हो गए, वो बेसिकली आपको यहाँ पे सेम टू सेम दिखाएगा ना। अगर आप चाहते हो ना ये भी चेंज करके दिखाए, तो आपको यहाँ पे फील्ड लेवल की ट्रांसलेशन डालनी पड़ती है। ये ट्रांसलेशन का पेज हो गया, क्लियर है? आप इसमें किसी भी के भी ट्रांसलेशंस डाल सकते हो। हिंदी का है, हिंदी का डालने हैं तो आपको एक नया लैंग्वेज ऐड करके उसे हिंदी का डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एजेंट फोर्स यूज हो सकता है? एजेंट फोर्स ट्रांसलेशन में कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डाटा में ही जा रहा है ना हमारे पास, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और एजेंट फोर्स को यूज करके आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि आपको
ये करके दे दे। आपको लेकिन एक्शन तो बनाने पड़ेंगे ना बैकएंड में, बात तो वही होगी। मैं एक एक्शन बना लेता हूँ या ट्रिगर बना लेता हूँ, बात तो एक ही है। एजेंट फोर्स बस यूजर के कहने पे यूज कर रहा है, ये वन टाइम है तो एजेंट फोर्स यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। एक्शन तो सही बात है, मैं सही लिखा हूँ। ये हो सकता है कि आगे के थोड़ा चेंजेस होगा है इसमें, अपने आप होने लगे। करेक्ट, यहाँ पे लिखा है टू गेट स्टार्टेड इन द ट्रांसलेशन वर्कबेंच, ठीक है। Select a setup component. If necessary, select an object and aspect and double click in the translation column to enter new values. जो मैंने तुम्हें बताया था कि कहाँ पे जाके तुम अपनी नई values डाल सकते हो। अब now change the user locale info to related language and see the changes on the record page. मैं एक change करके देखता हूँ, मैंने enable तो किया ही हुआ है, correct? Very good. पत्थर नहीं है, जानवर है, आप सोचो। वेल है ये। हाँ, फिर चल अब मैं यूजर सेटिंग पे जाता हूँ। यूजर, अच्छा वो यूजर का हम ही चेंज करेंगे। मैं चेंज कर सकता हूँ ना, जो भी है यूजर को बाय डिफॉल्ट उसका लोकेल क्या है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा इस AWS प्रोफाइल में लिंजन है या क्या है? हाँ यही होगा, वी नीड लिंजन, या अब ठीक है। इसका यूजर लोकेल क्या है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ओके एडिट कर देता हूँ। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की जगह जर्मन यूज कर लेते हैं, की लैंग्वेज भी बदल जाएगी। हैं? हाँ, पता है मेरे को, समझेगा नहीं बोल भी फिर। पाओगे। पता है, लेकिन तुम्हें करके तो दिखाऊं ना। नहीं मत सर दिखाओ। को आती है तो जर्मन आती है। कोई नहीं सर, इसकी लैंग्वेज भी बदल। यस आप कौन सी कंट्री में गए थे उस वो वाली कर सिंगापुर। ना, इंडोनेशिया में, मलेशिया वाली कर दो सर। अब फ्रांस है, फर्स्ट आती है ना, तो मेरे को पता होना चाहिए लोकेल सेटिंग्स कौन सा है। ये एक पार्ट देख लेते हैं। मेलिंग एड्रेस, सिंगल साइन ऑन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन और फिर लोकेल सेटिंग्स। जो ये बड़े वाला है उसका हमने ये दो चेंज करने हैं, करेक्ट। सेव कर देता हूँ। मेरा प्रोफाइल यही है, तो ये आ गया जर्मन। ये तो गूगल बोल रहा है आपको। पूरी इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर प्रोडक्ट कोड आ गया। ज्यादा वो अंतर नहीं है, मतलब ठीक आ है। गया सर, हो तो गया। आ गया, सब कुछ आ गया। नहीं मतलब अभी रुक जाओ, इतना सा वर्ड इतना बड़ा जब लिखा है। ये देखना, जो भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ चेंज हो गया। अब यूजर लोकेल के बेस पे जो भी लैंग्वेज है उसकी, हर एक यूजर के, जैसे सपोज जर्मन के अलग है, इंग्लिश वाले अलग है, उनके बेसिस पे वो अपना अपना डाटा देख सकते हैं। अकाउंट बोल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, इसका language भी देखना था। ये डिटेल्स वन, लेबल चेंज कर रहा है ना। लेबल चेंज करने के लिए मेरे को वहां पे डालना पड़ेगा ना। लेवल तो उसकी कर कर दिया, सर। लेकिन हर एक के चेंज नहीं करता। अगर मैंने कोई कस्टम डाला हुआ है, जैसे फैक्स है, मैं चाहता हूँ फैक्स नहीं कुछ और दिखाए, या कोई कस्टम डाला हुआ है, तो मेरे को वहां पे जाके उसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब जैसे आपका बियर्ड का गया है, उसको वार्म कर रखा है, उसने वार्म का चेंज नहीं करा ना उसने। नहीं, Value नहीं change करा। अच्छा रिकॉर्ड के वैल्यू नहीं चेंज किए उसने। वो नहीं करेगा, वो इंग्लिश ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं, वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन करके उसमें भी ऑप्शन देखनी पड़ेगी, मेरे को वही वैल्यूज डालनी पड़ती है। अच्छा वहां से जैसे लास्ट आपने जो दिखाया था एक एक फील्ड करके। हाँ, बेसिकली आपका जब आप कॉमन करते हो ना, तो वैल्यूज आप कभी वैसे चेंज नहीं करते, आपका लेबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और आप कस्टम मैंने आपको ट्रांसलेट वाला ऑप्शन दिखा दिया, जहाँ से जाके आप पूरे इसकी लैंग्वेज को, अगर कोई चेंज नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है फैक्स चेंज नहीं है, मैं फैक्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे को वहीं पे जाके कस्टम फील्ड लेके, कस्टम फील्ड में फैक्स में वहाँ पे ट्रांसलेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो वो यहाँ पे वैसे ही शो करना कर। जब तो फैक्स को फैक्स ही बोलते हैं। अरे अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ये ऐसे दिखे। अब न्यू अपॉर्चुनिटी को ये न्यू अपॉर्चुनिटी ऐसे लिख रहा है, हर एक चीज का डिफरेंट कर रहा है, ठीक है तो सर। उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अब मैं Undo अब कर चेंज कर दीजिए। देता हूँ अनडू करने से पहले। हाँ, अब कौन सा था एडिट का? हाँ, वही है पहला ही वाला है, सर, पहले values तो वो वाला। लोग चेंज कर सकते हैं ना, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के, जिसके लिए भी हम बना रहे हैं, वो तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हर एक यूजर का यूजर लोकेल अपने अकॉर्डिंग होता है, उसका सेट होता है, ठीक है। यही है। पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लैंग्वेज इंग्लिश, वो तो पर्टिकुलर यूजर का होगा ना।
आज अभी एक और में 10 यूजर है यूके वाला होता है जिसका चेंज करेंगे बस कोई उसी बात से नहीं। फिर ये होगा ना प्रोफाइल पे करना इंडियन पड़ेगा। तब जाके अगर मल्टीपल क्लिक करना है तो इंडियन कर दिया। चलो आप समझ आ जाएगा। तो समझ आ गई हर यूजर को अपना अपना अलग कैसे दिखाई दे रहा है। पूरा ये अभी चेंज नहीं हुआ, नहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना। हो गया। नहीं चेंज हुआ ये अभी। सर आपने वेट करो, क्या वेट करो। चेंज किया है नीचे आ रहा था। इंग्लिश मीडिया का ठीक है नीचे आ रहा था। हार्ड Edit लिंक करता कर हूँ। दो सर एक बार। आपने इसका नाम भी बदल दिया क्या ये क्या किया आपने माउंटेन स्टैंडर्ड ये अरे वो कहाँ तो पहुंच गए? ये सिर्फ टाइम जोन है। अच्छा टाइम जोन में 5:30 + 5:30 कर लेता हूँ। पीछे बस ऊपर ही होगा ना। बस अच्छा ये माइनस है प्लस में जाइए सर हाँ, यही है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ वो सर दिस इज थोड़ा ओनली time वे। लगा होगा। मैं भी टाइम ले रहा हूँ। ये देख न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ गया ना। आ गया, अब सीखोगे। चलो तो कल तक हो जाएगा। अरे हो गया, कल तक क्या हो जाएगा, हो तो गया। ठीक है, उसने थोड़ा टाइम लिया था बस, और ठीक है कुछ सर। नहीं है। नेक्स्ट क्या है ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। ये ग्रुप प्रोडक्ट सिलेक्शन जो मैंने पॉइंट दिखाया था तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था ना, कोड लाइन एडिटर्स के ऊपर हम अगर चाहते हैं, यहाँ पे ये ग्रुपिंग करके दिखाए। मैंने यहाँ पे दिखाया था प्रोडक्ट कोड को ग्रुपिंग करके। ठीक है, ये सेटिंग हमने कहाँ पे देखी थी, जो स्टार्टिंग में सेटिंग आ रही थी ना, ये एडिशनल सेटिंग के अंदर प्रोडक्ट रिजल्ट ग्रुप फील्ड नेम, और ये कहाँ पे जाके इनेबल हुई थी, हमें जब इंस्टॉल्ड पैकेज में जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए। स्टार्टिंग में जब पैकेज इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉल पैकेज में जाके हमने कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके मेरे को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाके ये आता है प्रोडक्ट रिजल्ट्स ग्रुप फील्ड नेम। ये बेसिकली क्या करेगा, मैं किसके बेस पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया था, मेरे पास वो स्क्रीन अभी इस समय नहीं है, हाँ प्रोडक्ट कोड मैंने सेलेक्ट किया था, तो उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे करके दे दिया था, उसने ग्रुपिंग करके दे दी। अच्छा ठीक है, इस बेस पे कई बार यूजर चाहते हैं कि नहीं मेरा एक ही माल जा रहा होता है, अलग अलग मेरे को ग्रुपिंग करनी है, मैं अलग अलग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स लेता हूँ, इकट्ठी क्वांटिटी नहीं लेता, तो मेरे को उसकी ग्रुपिंग करनी है, तो वो अलग ग्रुपिंग करवा के यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए आपकी ऑप्शन है, आपको ऑप्शन इनेबल करनी पड़ती है, वैसा ही इम्पैक्ट इस पेज के ऊपर डल जाता है। ठीक है सर ठीक है, अब तूने क्या किया, ये मैं तो चेंज किया खाली तो तार तो हिला दी, बंद कर दिया तुमने। नहीं तो दोबारा लगा दे, तार हिल गया था ऐसे। ये क्या हो तो होने वाला है, खत्म है वैसे। लास्ट की स्लाइड लास्ट स्लाइड थी। खत्म हो गया क्या हाँ देखता हूँ, मेरे को भी हाँ एंड ऑफ स्लाइड खत्म हो गया। तो वही तो ठीक है, कल तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल बंडल। यस आप बंडलिंग कल करोगे, और परसों प्रोजेक्ट बना दूंगा बंडल के ऊपर छोटा सा। ठीक है, ताकि बंडल्स आपके कॉन्फ़िगर वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद प्राइसिंग, देन डिस्काउंट। प्राइसिंग और डिस्काउंट भी आते हैं ना, प्राइसिंग के अंदर ही आते हैं। पी मतलब प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स दोनों रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद कोड आ जाएगा आपके पास। और सीपी को इससे ज़्यादा नहीं है, बाद में फिर आपका ऑर्डर आ जाता है, और रेवेन्यू पे जाओगे तो बिलिंग का इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है आपकी। क्लियर है?